हेलो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं पिछले वीडियो में हमने फ्रिंज बेनिफिट्स पार्ट 1 लेक्चर 19 में कवर किया था, जिसमें हमने फ्रिंज बेनिफिट्स का जो कंपोनेंट है इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, इसे हमने डिटेल्स में ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो रिमेनिंग फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि इनमें से बहुत सारे बेनिफिट्स के वैल्यूएशन को हम सीख सके। तो मैं बता दूं वापस से, फ्रिंज बेनिफिट्स के लिस्ट में शामिल है इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, दैट्स ऑलरेडी डन। हॉलीडे से संबंधित जो भी एक्सपेंसेस होंगे, फ्री मील्स, गिफ्ट्स, एक्सपेंसेस चार्ज टू अ क्रेडिट कार्ड, क्लब से संबंधित एक्सपेंसेस, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स और अन्य जो बेनिफिट और एमिनिटी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फ्रिंज बेनिफिट्स के इस टॉपिक में वील बिगिन विथ हॉलीडे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट हॉलीडे। नाउ हॉलीडे से हम समझते हैं कि सपोज अगर एम्प्लॉय के ट्रैवलिंग, टूरिंग, रहने का खर्च किसी हॉलीडे में, ठीक है, अगर वो पे कर रहा है एम्प्लॉयर या उसका बर्डन एम्प्लॉयर ले रहा है या एम्प्लॉय ने पेमेंट कर दिया और अपने उस पेमेंट को रीइम्बर्स करवा लिया अपने एम्प्लॉयर से, ठीक है, तो ऐसे केस में ये हॉलीडे की जो फैसिलिटी है, अगर एम्प्लॉय अपने लिए या उसके हाउस होल्ड के किसी मेंबर के लिए अगर इस फैसिलिटी को अवेल करता है, तो वो टैक्सेबल होगा हर कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, सो द फर्स्ट पैराग्राफ सेज द वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग, जैसा कि मैंने बताया, टूरिंग, अकोमोडेशन मतलब स्टे का जो खर्च है, और कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि किसी हॉलीडे के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, अगर वो पे कर रहा है या बेयर कर रहा है या रीइम्बर्स कर रहा है, कौन? एम्प्लॉयर। ठीक है, तो ये जो अवेल की जा रही है फैसिलिटी, ये किसके लिए अवेल की जा रही है? ये एम्प्लॉय खुद के लिए भी या एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड। हिज हाउस होल्ड का मतलब है एम्प्लॉय के हाउस होल्ड का कोई मेंबर। ठीक है, अगर ऐसा है सिचुएशन तो वो टैक्सेबल है। ठीक है, तो वो टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। ऑल एम्प्लॉयज का मतलब है कि यहां हम स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को कैटेगराइज नहीं करेंगे, ये हर कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल है। लेकिन टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा वो हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। शुरू करते हैं केस ए से। अगर ये जो फैसिलिटी है ये एम्प्लॉयर द्वारा मेंटेन्ड है और ये सभी एम्प्लॉयज को एक समान ये फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, कुछ गिने चुने एम्प्लॉयज को, सिलेक्टेड एम्प्लॉयज को अगर ये फैसिलिटी दी जा रही है, तो वो है केस ए। तो ऐसे केस में वैल्यू क्या होगा हमें वो सीखना है। ठीक है, सो लेट अस रीड व्हाट इज केस ए वेयर सच फैसिलिटी इज मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। ये फैसिलिटी किसके द्वारा मेंटेन्ड है? एम्प्लॉयर। सपोज आप एम्प्लॉय हैं एक कंपनी के, सपोज महिंद्रा, तो महिंद्रा अपने रिजॉर्ट में आपको रुकने की फैसिलिटी दे रहा है। ठीक है, और अगर ये फैसिलिटी मेंटेन बाय हुम है? मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, लेकिन इट इज नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉयज, ये हर एम्प्लॉय के लिए ये फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में जो वैल्यू होगा, टैक्सेबल वैल्यू, वो क्या होगा वो हम लोग अब रीड करेंगे। तो वैल्यू एट विच सच फैसिलिटीज आर ऑफर्ड बाय अदर एजेंसीज टू द पब्लिक, तो अन्य एजेंसीज द्वारा पब्लिक को अगर यही फैसिलिटी दी जा रही है, तो वो जो भी वैल्यू है उसी वैल्यू को हम टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट मान लेंगे। ठीक है, तो दिस वाज केस ए, जहां जो फैसिलिटी है वो मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर है, लेकिन ये फैसिलिटी अगर यूनिफॉर्मली ऑल द एम्प्लॉयज को नहीं दी जा रही है, कुछ गिने चुने एम्प्लॉयज को दी जा रही है, तो वो टैक्सेबल होगा इन टर्म्स ऑफ जो भी वैल्यू लगाती है अदर एजेंसीज। अगर वही फैसिलिटी प्रोवाइड करी पब्लिक को, तो जिस वैल्यू पे प्रोवाइड करी है वही वैल्यू को हम टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट मान लेंगे। ठीक है, सेकेंड, अगर एम्प्लॉय जो है वो ऑफिशियल टूर पे है, तो अगर एम्प्लॉय ऑफिशियल टूर पे है तो टैक्सेबल वैल्यू जो होगा वो हम कुछ भी नहीं लेंगे। लेकिन यहां पर केस क्या है कि एम्प्लॉय के साथ ऑफिशियल टूर में एक मेंबर ऑफ हाउस होल्ड भी है जो उसे
अकंपनी कर रहा है, उसके साथ एक मेंबर ऑफ हाउस होल्ड भी गया है, तो हम एम्प्लॉय के रेस्पेक्ट में जो भी खर्च हुआ है उसे नहीं इंक्लूड करेंगे, लेकिन जो भी खर्च अकंपनिंग मेंबर के ऊपर होगा उसे हम टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट मान लेंगे। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर सो इनकर्ड फॉर द अकंपनिंग मेंबर, उसके ऊपर जो खर्च होगा उसे हम टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्विजिट ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है where an official tour is extended as a vacation. Suppose 10 दिन का ऑफिशियल टूर था, एम्प्लॉय 15 डेज 5 दिन एक्स्ट्रा स्टे कर जाता है, उसको अपने वेकेशन में कन्वर्ट कर लेता है, तो 10 डे तक का तो कोई भी टैक्सेबल वैल्यू नहीं होगा क्योंकि वो एक ऑफिशियल टूर है। लेकिन जो एडिशनल पीरियड है, एक्सटेंडेड पीरियड है, 5 दिन जो वो एक्स्ट्रा वहां रुका, तो उसके संदर्भ में जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो टैक्सेबल वैल्यू मान लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑफिशियल टूर को वेकेशन में एक्सटेंड कर दे रहा है, 10 दिन का ऑफिशियल टूर था वो 15 डेज रुक के आ रहा है, तो जो भी टैक्सेबल वैल्यू होगा वो उन एक्सपेंसेस को हम इंक्लूड करेंगे जो एक्स्ट्रा 5 डेज वो वहां रुका, उस दौरान जो खर्च हुआ उसे हम इंक्लूड करेंगे। So the value will be limited to the expenses incurred in relation to such extended period। यहाँ extended period इस एग्जाम्पल में कितना है, 5 days of stay और vacation। और A, B, C के अलावा कोई और केस अगर होता है हॉलीडे के कनेक्शन में, तो उस केस में जो टैक्सेबल वैल्यू होगा वो होगा अमाउंट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, जो भी खर्च एम्प्लॉयर को पे करना पड़ा या रीइंबर्स करना पड़ा वो पूरा जो होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल। बाकी केसेस में ए बी सी के अलावा, ए बी सी का तो वैल्यूएशन हमने सीख लिया है, तो डी में एनी अदर केस है, मतलब ए बी सी के अलावा अगर कोई केस है तो उस केस में जो भी खर्च एम्प्लॉयर कर रहा है वो हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्विजिट। और जैसा कि हमें पता है कि जब भी कोई फैसिलिटी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, तो जो भी अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर कर लेता है एम्प्लॉयर, कुछ भी अमाउंट अगर उससे रिकवर कर लेता है तो उसे हम डिडक्ट कर देते हैं, उसे हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, एंड यू नीड टू रिमेंबर कि दिस रूल विल नॉट अप्लाई टू लीव ट्रैवल कंसेशन, जो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में कवर किया था। ठीक है, शुरू करते हैं नेक्स्ट फ्रिंज बेनिफिट के बारे में, जो है फ्री फूड, टी या स्नैक्स अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है तो उसको कैसे वैल्यू करेंगे वो हम इस स्लाइड में सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या बात करना है, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फ्री मील्स प्रोवाइड करता है तो उस केस में इस बेनिफिट को हम कैसे वैल्यू करेंगे। तो हम इस स्लाइड में उसे केस अलग अलग केसेस के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले जो सर्कमस्टेंस है वो ए है, तो सबसे पहले केस में क्या हो रहा है कि क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, टी एंड स्नैक्स, चाय और नाश्ता प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये कब प्रोवाइड किया जा रहा है, ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। माइंडेड वर्किंग आवर्स का मतलब है कि अगर ओवर टाइम भी एम्प्लॉय काम कर रहा है या हॉलीडेज के दौरान भी अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो सब कुछ वर्किंग आवर्स में ही इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो वर्किंग आवर्स के दौरान अगर चाय नाश्ता टी और स्नैक्स दिया जा रहा है एम्प्लॉय को, तो उस केस में इस बेनिफिट के वैल्यू को हम क्या लेंगे, निल। ठीक है, ओके। नाउ केस बी में क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, फ्री फूड। जैसे पहले केस में था टी एंड स्नैक्स, अब जो केस बी है उसमें है फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। बेवरेजेस ड्रिंक्स होता है, लेकिन नॉन अल्कोहलिक मतलब हम लोग इसमें अल्कोहलिक, जिसमें अल्कोहल हो वो ड्रिंक्स की बात नहीं कर रहे हैं, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात कर रहे हैं। तो अगर फ्री फूड, ठीक है, फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये भी कब प्रोवाइड किया जा रहा है, ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर एम्प्लॉय वर्किंग है रिमोट एरिया में या किसी ऑफशोर इंस्टॉलेशन में, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मिस्टर एक्स इज वर्किंग इन अ रिमोट एरिया या ऑफशोर इंस्टॉलेशन में वर्किंग है, तो उस केस में अगर ये मेंशन्ड है कि ये जो फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस उस एम्प्लॉय को दिया जा रहा है जो कि रिमोट एरिया में काम कर रहा है या ऑफशोर इंस्टॉलेशन में, उस केस में भी जो वैल्यू होगा बेनिफिट का वो क्या माना जाएगा, निल। तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि वो रिमोट एरिया में काम कर रहा है या नहीं। अगर रिमोट एरिया या ऑफशोर इंस्टॉलेशन में काम कर रहा है और उसे अगर फ्री फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस दिया जा रहा है तो उसके वैल्यू ऑफ बेनिफिट को हम क्या कंसिडर करेंगे, निल।
अब केस सी में वही प्रोवाइड किया जा रहा है जो बी में प्रोवाइड किया गया था, फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज। तो केस सी में भी फ्री फूड प्रोवाइड किया जा रहा है और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस भी प्रोवाइड किया जा रहा है। किसे? बाय द एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है इसे, और कब प्रोवाइड कर रहा है? ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। लेकिन ये प्रोवाइड हो रहा है एट ऑफिस या बिजनेस प्रेमाइसेस, या अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई वाउचर देता है, जिस वाउचर को यूज कर सकता है एम्प्लॉय ईटिंग जॉइंट्स में जाकर, वो उस वाउचर को प्रेजेंट करके मुफ्त का खाना खा सकता है। तो अगर ऐसा वाउचर्स भी अगर उसको मिल रहा है, और याद रखना है कि ये जो वाउचर्स है ये नॉन ट्रांसफरेबल होना चाहिए। इसका मतलब है कि ए को मिला है तो ये ए ही इसको रिडीम कर सकता है, बी नहीं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम वैल्यू ऑफ बेनिफिट कैसे निकालेंगे वो हमें सीखना है केस सी में। तो केस सी में क्या हो रहा है? फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइड किया जा रहा है। कब प्रोवाइड किया जा रहा है? वर्किंग आवर्स के दौरान। और कहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है? ऑफिस में ही। तो आपको ध्यान देना है कि 50 रुपीज तक अगर मील का कॉस्ट है तो वो टैक्स फ्री है। अगर कॉस्ट ऑफ मील, यहाँ पे नोट पे मैंने लिख दिया है, पहले तो यही सीख लीजिए आप कि इफ द रेट ऑफ द मील इज अप टू ₹50 पर मील, टैक्सेबल वैल्यू विल बी 0। ठीक है, लेकिन व्हाट इफ द कॉस्ट ऑफ मील इज मोर देन 50? ठीक है, सपोज करते हैं कॉस्ट ऑफ मील है ₹100। ठीक है, अब इसमें से हम लोग 50 हटा देंगे। ठीक है, तो जो टैक्सेबल वैल्यू होगा वो क्या होगा? 50। अगर कॉस्ट ऑफ मील है 80 तो 50 हम लोग फिर घटा देंगे, तो फिर टैक्सेबल वैल्यू कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, और अगर कोई अमाउंट हम लोग एम्प्लॉय से रिकवर कर लेते हैं इस फैसिलिटी के लिए तो हम उसे भी रिड्यूस करेंगे। तो हम लोग इसके वैल्यू ऑफ बेनिफिट को पढ़ते हैं कि कैसे निकालेंगे। जो भी कॉस्ट ऑफ मील आएगा, जो भी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर आएगा एम्प्लॉयर जो इनकर करेगा, उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, घटाएंगे। दो चीज हम लोग को घटाना होगा। अगर अमाउंट कोई भी पे कर लिया है या रिकवर कर लिया गया है एम्प्लॉय से, वो तो हम लोग हर फैसिलिटी में घटाते हैं। और क्योंकि हमें पता है ₹50 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो जो 50 के ऊपर का अमाउंट होगा उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन के द्वारा भी हम लोग समझेंगे अगली स्लाइड में, तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। एंड लास्ट है इन एनी अदर केस। इन एनी अदर केस में अब क्या बचा? अभी तक हमने जो भी केस ए, बी एंड सी हमने स्टडी किया, वो सब कुछ जो भी फैसिलिटी था वो सब वर्किंग आवर्स के दौरान था। केस ए में भी, केस बी में भी वर्किंग आवर्स के दौरान था, केस सी में भी वर्किंग आवर्स के दौरान। तो अगर ऐसा अलग सा कोई केस बनता है इन एनी अदर केस जो ए, बी, सी के अलावा है, तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ बेनिफिट होगा वो होगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर द्वारा जो भी एक्चुअल खर्च आया उसे हम रिड्यूस कर देंगे जो भी अमाउंट हम एम्प्लॉय से इस बेनिफिट के टर्म्स में, इस बेनिफिट को देने के लिए रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूएशन ऑफ फ्री फूड को हम 4 केसेस में हमने स्टडी किया है। अगर सिर्फ चाय नाश्ता वर्किंग आवर्स के दौरान दिया जा रहा है उस केस में वैल्यू ऑफ बेनिफिट निल होगा। अगर एम्प्लॉय वर्किंग है रिमोट एरिया में या ऑफशोर इंस्टॉलेशन में, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, उस केस में भी फ्री फूड का जो वैल्यूएशन होगा वो क्या होगा? निल। और बाकी जो केस अगर ऑफिस ऑफ वर्किंग आवर्स में ऑफिस में दिया जा रहा है, फूड की फैसिलिटी दी जा रही है, तो 50 रुपीज तक टैक्स फ्री है, और 50 रुपीज के ऊपर जो एक्सेस अमाउंट है वही एक्सेस अमाउंट पे टैक्स लगेगा। ठीक है, now let us start the question. Mr. Atul is provided free meals in the office. ठीक है, during the ऑफिस आवर्स। तो ऑफिस आवर्स के दौरान क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? फ्री मील्स। और प्रीवियस ईयर में ये कितने दिनों के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है? 300 डेज के लिए। ठीक है, अब the cost of the meals to the employer is ₹65 per meal। तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर को कितना खर्च आ रहा है? ₹65 पर मील। तो हमें पता है कि अगर ये मील का वैल्यू 50 रुपीज से ज्यादा आ रहा है तो 50 रुपीज तक तो टैक्स फ्री रहेगा, और 50 रुपीज के ऊपर का जो भी वैल्यू होगा उसे ही हम वैल्यू ऑफ द परक्विजिट विथ रेस्पेक्ट टू फ्री मील्स मानेंगे। तो अगर 65 रुपया अगर खर्च आ रहा है पर मील तो 50 इसमें से लेस हो जाएगा। इसका मतलब है पर मील जो वैल्यू हम लोग लेंगे वो क्या होगा? ₹15।
ठीक है। अब क्योंकि पर मील उसे ₹15 का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं और ये इसको प्रोवाइड किया गया है, एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया गया है फॉर हाउ मेनी डेज, 300 डेज। तो द आंसर ऑफ ए वुड बी 15 into 300। ठीक है। केस बी, व्हाट शैल बी द वैल्यू इफ द वैल्यू पर मील इज ₹50। अब तो क्या है कि पर मील खर्चा ही कितना आ रहा है, ₹50। तो हमें पता है कि अगर ₹50 तक का खर्च है तो वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री है, तो इस केस में भी वैल्यू क्या हो जाएगा, निल। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 2, मिस्टर अमन इज वर्किंग इन अ रिमोट एरिया। रिमेंबर, अगर एम्प्लॉय रिमोट एरिया में है तो उस केस में, ये केस बी का क्वेश्चन है, जब हमने पढ़ा था कि अगर फ्री फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस जो है वो ऑफिस आवर्स के दौरान प्रोवाइड किया जा रहा है इन अ रिमोट एरिया, अगर एम्प्लॉय जो है वो कहाँ काम कर रहा है, रिमोट एरिया में, तो उस केस में भी वैल्यू ऑफ बेनिफिट क्या हो जाएगा, निल। ठीक है।